वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। वीडियो बीपीटीओ का एग्ज़ाम देख रहे हैं 2021 का। ठीक है, उसमें हमने आधा पेपर कर लिया है, तो रिमेनिंग पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैं एक तरफ से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज कराते जा रहा हूँ, रीजनिंग भी साथ साथ में कराते जा रहा हूँ। अगर रीजनिंग आप लोगों के समझ में ऐसे नहीं आ रही है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, फिर आप लोग बताना, मैं पेज में अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वैसे ऐसे ही आप लोगों के समझ में आ जाएगी। रीजनिंग वगैरह छोड़ देते हैं अधिकांश लोग, लेकिन मैं आप लोगों को रीजनिंग कराते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं अलग से पेज में भी आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, और रिमेनिंग थ्योरी वाला पार्ट आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आप लोगों को उधर बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक हो गया, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चचनामा के बारे में पूछा इसने। चचनामा संबंधित है। देखिए, चचनामा की अगर बात करें तो ये सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। देखिए, चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया एक अरबी भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध पर विजय का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, जो अरबों ने सिंध पर विजय की थी ना, तो उसका इसमें वर्णन मिलता है। हम देखते हैं ना, 712 में उसने जब दाहिर सिंध में दाहिर को हराया था, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसके बारे में ही इसमें वर्णन है। ठीक है, सिंध विजय के बारे में इसमें वर्णन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, मतलब पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक हो गया, ये विधानसभा वर्ष का 2001-2002 की बात थी ये। ठीक है, उस टाइम इनने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 3244 लाख करोड़ के करीब ये, मतलब करोड़ के करीब ये था बजट। इसको छोड़िए अभी, कुल मिला के आप इतना देखना कि ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलदस्त तारीख एक कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, तो इसके ये हैं मियाँ प्रेम सिंह जी। ठीक है, इसका मियाँ प्रेम सिंह जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, राजा प्रताप शाह के एक सभासद या दरबारी थे। ठीक है, तो इनने टिहरी के बारे में इसलिए लिखा गया है। गुलदस्त तवारीख एक कोह टिहरी गढ़वाल नाम से पुस्तक लिखी है। ठीक, तो ये प्रताप शाह के दरबार में रहते थे। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, उनके दरबारी थे या सभासद बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मियाँ प्रेम सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, ये टाइम पीरियड किसका चल रहा है, वैसे भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड हमारा किसका चल रहा है? नरेंद्र शाह का चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा किसका हो जाएगा? नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह के बारे में देखिए, मैंने जब टिहरी रियासत पढ़ा रहा था वहाँ बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, आप लोग जाना थ्योरी वाले पार्ट में बहुत डिटेल में मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री, टिहरी रियासत करके ये सब मैंने बना रखे हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर बात करें हम अगर नरेंद्र शाह की, तो ये नरेंद्र शाह कीर्ति शाह का बेटा है, पुत्र है। ठीक है, और 15 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ जाता है। कीर्ति शाह तो 13 आयु में बैठ जाता था। ठीक है, आगे आएगा तो पढ़ेंगे उसको भी। मैंने थ्योरी वाले में बहुत डिटेल में समझा रखा है, वहाँ देख लेना। ठीक है, अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1913 से लेकर 1946 तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोड़ देते हैं, मानवेंद्र शाह का टमाई आ जाता है। ठीक है, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, वहाँ आप लोग जान देख लेना थ्योरी वाली सेगमेंट में। ठीक है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री। ठीक है, जैसे अक्षांश ये वाले होते हैं ना, लैटिट्यूड, ये ऐसे 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 करके। देशांतर कौन से होते हैं? ऐसे 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 वाले जो होते हैं। ठीक है, ग्लोब वाला, वो देखना। उत्तराखंड की ज्योग्राफी मैंने ये चीज़ें समझा रखी होंगी, वहाँ पर देखना आप लोग। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री में आएगा। ठीक है, इक्वेटर है, यहाँ से 1, यहाँ से भी ऊपर को बढ़ेगा, यहाँ से भी नीचे को, यहाँ से नीचे को भी बढ़ेगा, यहाँ से ऊपर को भी बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला क्रम कौन सा आएगा? ये फिर रीजनिंग आ गई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, उसने क्या किया है, पी क्यू लिखा है पहले, फिर पी क्यू आर लिखा है, एक करके बढ़ाते गया है। फिर पी क्यू आर एस तक पहुंच गया है, फिर पी क्यू आर एस टी तक पहुंच गया है, फिर पी क्यू आर एस टी यू तक पहुंच गया, फिर पी क्यू आर एस टी यू, फिर वो यहाँ तक यू वी तक पहुंच गया। फिर उसके बाद पी क्यू आर एस टी के बाद अगला क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। मतलब उसने एक क्रम जैसे एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट अक्षर कौन सा आएगा बोला, तो उसका नेक्स्ट वाला जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ के राहुल पुजारी मुख्य पुजारी संबंधित हैं। ये तो कहाँ से संबंधित हैं? ये मैसूर के जंगम
समुदाय से संबंधित है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 का ए। ठीक, मैसूर के जो जंगम समुदाय है इससे संबंधित है। ठीक, केदारनाथ मंदिर में सरोवर होते हैं। ठीक है, इनके ही दिशा निर्देशन में क्या होता है, यहाँ पर पूजा पाठ या परंपराएं होती हैं जो उनका निर्वहन किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना आप लोग। और केदारनाथ मंदिर में उत्तराखंड के राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है, वो तो हर किसी को पता ही हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म का एक फेमस मंदिर है। ठीक है, शैव धर्म का यहाँ पर शिव का मंदिर है। ठीक, हमने पंच केदार पंचबद्री में मैंने इसको बताया होगा, आप लोग उधर देखना बहुत डिटेल में। ठीक, आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हमारे हैं अमर्त्य सेन जी। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अगर अमर्त्य सेन जी की थोड़ी सी बात करें तो देखिए काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है अमर्त्य सेन, इनको प्रसिद्ध पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। ठीक है, एक अर्थशास्त्री, फेमस अर्थशास्त्री हैं, लेखक और दार्शनिक भी हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसके लिए आप इसको याद रखना कि एक और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक, इनकी पुस्तक गरीबी और अकाल पुस्तक इनकी है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? ये तो कुंभ को कहा है। ठीक, ये ह्वेनसांग आया था यहाँ पर, हर्ष के दरबार में आया था जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, और ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, ये करीब 630 के करीब में यहाँ आ जाता है, 15 वर्षों तक यहाँ रहता है, और 645 के करीब में ये चीन को लौट जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, ह्वेनसांग। ठीक, ह्वेनसांग जो ये हर्षवर्धन के दरबार में आता है। ठीक है, इसने अलग अलग जगहों गया, अलग अलग जगहों को अलग अलग चीज़ें ली। ठीक है, यहाँ का मैंने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया। ठीक है, इसका यात्रा वृत्तांत है यू की, उसमें पूरी इसकी डिटेल मिलती है, किसकी? ह्वेनसांग की। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ये हाइपरलिंक की बात करें तो हम हाइपरलिंक क्या होता है, एक दूसरे से लिंक करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए हाइपरलिंक की बात करें तो इसने ये सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। वैसे हाइपरलिंक की बात करें ना तो कंट्रोल ए होता है, सॉरी कंट्रोल के होता है उसके लिए, कंट्रोल ए मुंह से निकलेगा मेरी गलती, वो तो सेलेक्ट करने के लिए होता है, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल के होता है इसके लिए, इन्हें सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरु राम राय, ध्यान रखना है, कंट्रोल के होता है उसके लिए, CTRL कंट्रोल के प्लस के। ठीक है, कंट्रोल के, कंट्रोल के। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक, इतना ध्यान में रखना, ये कुछ नहीं है, कंट्रोल के होता है। ठीक है, हाइपर लिंक के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने आश्रय दिया था? मतलब किसके दरबार में, मतलब किसके टाइम में आए थे? फतेह शाह ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, इनको गांव भी दिए थे, खुड़बुड़ा, चामाशारी, राजपुर करके 3 गांव भी दिए थे। ठीक है, खुड़बुड़ा हो गया, चामाशारी और राजपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको और क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चंद्र शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था? तो रुद्रचंद गया था, क्योंकि उसका दरबारी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, मत पता चल सकता है कि उसके समकालीन कौन था, तो रुद्रचंद गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर रुद्रचंद की कार्यकाल की बात करें तो कल भी हमारा आया था 1565 से लेकर 1597। ठीक है, हमने कल वाले पिछले वाले पार्ट में देखा था कि इसकी जो ऊषा राज्योदय करके इसने जो मतलब रचना की हुई थी। ठीक है, त्रिवर्णिक धर्म निर्णय वगैरह भी इसकी रचना ही है, वो वाला क्वेश्चन हमने देखा था, आप लोग जाना पिछले वाले में, मैंने वहाँ पर भी कार्यकाल बताया था 1565 से 1597 के टाइम में रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? ये महात्मा गांधी ने किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया ना बीच में, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली कब प्रारंभ हुई? नगरीय स्वायत्त प्रणाली पूछ रहा, तो ये 1916 में हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी है। हाँ, इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 65 का, उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली थी 1916 से शुरू हुई है। राज्य में नगरीय शासन प्रणाली के लिए संयुक्त
प्रांत टाउन एरिया अधिनियम लाया गया 1916 के द्वारा, इसको लागू किया गया। ठीक है, याद रखना क्या, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम लाया गया। संयुक्त प्रांत मतलब उस टाइम यूपी बोलते थे। ठीक है, उस टाइम में यूपी का पार्ट हुआ, ये तो 2018 उत्तराखंड तो। ठीक है, तो टाउन एरिया अधिनियम लाया गया इसके लिए। टाउन एरिया अधिनियम नगरीय स्वायत्त निकाय है, नगरीय स्वायत्त शासन है, तो उसके लिए टाउन एरिया अधिनियम ही आएगा। 1916 में लाया गया, इससे लागू किया गया। और ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 1916। ठीक, ये हमने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे, ये देख ही लिया है, हमारे गांधी जी हो गए। ठीक है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र। ठीक है, इन्होंने 1919 से लेकर 1931 तक इसमें संपादन किया। ठीक है, 1919 से लेकर 1931 तक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इनने इसमें अहिंसा की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इसका संपादन किया था। ठीक है, किसका, यंग इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ है, तो ये गोपेश्वर में है। ठीक है, गोपेश्वर कहाँ पे है हमारा, चमोली में है, इतना ध्यान रखना। देखिए अगर इसकी बात करें ना, उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड है जो, उसकी एक नोडल एजेंसी हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसको HRDI भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो उत्तराखंड में जो चमोली जिला है, चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, उसी की एक ब्रांच टाइप की समझ लो इसको। ठीक है, 1989 में ये स्थापित की थी। ठीक है, बहुमूल्य जो औषधि एवं सुगंध पादप वगैरह संसाधन होते हैं, उनके संरक्षण एवं विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसका कार्य थे उसमें, अभी भी काम कर रहा है उसमें। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल ये याद रखना कि जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान ये कहाँ पर है, गोपेश्वर में है। गोपेश्वर कहाँ पर है, चमोली में। ठीक, इतना ध्यान रखना। चौफुला क्या है, चौफुला है नृत्य। ठीक है, ऑप्शन 68 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चौफुला नृत्य है। देखिए चौफुले की बात करें ना, चौफुला नृत्य उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, नृत्य शैली में इसमें स्त्री पुरुष साथ साथ में अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। ठीक है, ये श्रृंगार प्रधान नृत्य है। देखिए इसमें मान्यता क्या है ना, इसमें मान्यता है कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया था। ठीक है, इस नृत्य में नृत्य करने वाले नर्तकों को, मतलब जो मेल होते हैं, मेल डांसर, उनको चौफुला कहा जाता है। और जो फीमेल डांसर होती हैं, स्त्री नर्तकी होती हैं जो, उनको चौफुलो कहा जाता है। ठीक है, स्त्री को क्या, चौफुलो, और मेल को यानी कि पुरुष नर्तक होते हैं जो डांस करने वाले डांसर, मेल डांसर, उनको क्या बोला जाता है, चौफुला और चौफुलो। ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, चौफुला और चौफुलो। चौफुला इसका मतलब किसके लिए आया, पुरुषों के लिए, और चौफुलो किसके लिए आया, स्त्रियों के लिए। अब इतना बेसिक सा ध्यान रखना क्वेश्चन के अनुसार कि चौफुला क्या है, नृत्य है। ठीक, मैंने डिटेल में सब समझा दिया है, कहाँ किया जाता है, ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, वहाँ का फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 वाले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है इनमें। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद फिर ये आ गया हमारा रीजनिंग आ गया। ठीक है, देखिए इसमें ना इसने दिया है, ऊपर 10 दिया है, बीच में 7, फिर 24, 3 दिया है, इधर क्वेश्चन मार्क कुछ है। देखिए इन दोनों में क्या करना है कि बीच ऐसा कोई तिकड़म बैठाना है कि जिससे कि बीच में 7 आ जाए। तो ऐसा करेंगे कि जैसे ऐसे इसमें हो रहा होगा तो वैसे ही इसमें भी होने करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ क्या करेंगे ना, 24 में से जैसे मैं सपोज 10 घटाता हूँ, तो 24 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। फिर ये 7 क्या है, 14 का आधा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या ऐसा करें कि जिससे कि यहाँ पर हम 14 लाने की कोशिश करें, इन दोनों का तिकड़म करके, इन दोनों का तिकड़म करके, देखिए इनको तिकड़म करके हम क्या लाए, 14 लाए ना। 24 में से हमने 10 घटा दिया तो 14 लाए। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर 20 में 14 आया, फिर 14 को हमने 2 से भाग दे दिया, 7 आ गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इनको 14 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो कि उसमें से घटा के हमारा 14 आ जाए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 14 है यहाँ पर, तो 14, 3 को मैं अगर मैं 14 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 17 हो जाएगा ना। यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर अब देखिए इसको करेंगे कैसे, अब इस 17 में से मैं 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर 14 आएगा ना, 4 3 7 17। फिर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रीजनिंग वगैरह कोई बताता नहीं है यार, अक्सर लोग छोड़ देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इसमें, ठीक है। रीजनिंग 10 नंबर के, अगर 10 में से 8-9 भी सही हो गए ना मेरिट में लाने की, ये सबसे इजी टेक्निक है, ठीक है। थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा बस, मज़ा आ जाएगा फिर आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर वनडे अगर आप लोगों का फोकस है ना, तो वनडे में तो फिर देखिए उत्तराखंड में फोकस करो, हिंदी और ये रीजनिंग, ठीक है। इसमें से 70 नंबर तो सीधे इनसे बन जाते हैं ना। देखिए 40 की उत्तराखंड होगी तो 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर का रीजनिंग हो गया, तो 70 यहाँ से बन गए। फिर 30 जीएस का बहुत आगर है, उसमें से पढ़ लो। हाँ फिर बड़े एग्जाम भी देने हैं तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। पढ़ के हो जाता है वो भी, कोई ठीक ही है, पढ़ के क्या नहीं होता है ना। मतलब पढ़ाई के साथ ही अगर स्मार्ट स्टडी भी की जाए तो बेटर रहता है ना। 30 मार्क्स के लिए उतना ज़्यादा है, तो फिर ऐसा तो है नहीं यार कोई कभी कुछ पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और कट ऑफ बंदी कितने में है, लगभग 70-75 के अंडर में ही घूम रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड जैसे 40 के तो 40 में से 40 को मारेंगे, मतलब अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पोर्शन में से ज़्यादा मार्क्स आएंगे ना, तो उतना उधर जीएस वगैरह से कवर हो जाएगा, ठीक। ये कहने का मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत वाले की बात करें तो हम मुलिंगला होगा, ठीक है। मुलिंगला ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, मुलिंगला। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, शांग चोकला सब ये उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। ट्रियल पास की बात करें तो हमारा ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ वाला हो गया। लिपु लेक तो ट्राई जंक्शन हुआ, ये हर किसी को पता है, ठीक है। इधर को तीनों को जोड़ेगा, ये चाइना को भी जोड़ेगा, तिब्बत बोल लीजिए या फिर नेपाल और भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया। देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है और पॉलिटी में आ जाता है, ठीक है। देखिए इस पूर्ण रूप से कब समाप्त किया बोल रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया। देखिए 1813 में क्या करते हैं ना, पहले वाला है जिससे जो ये इस 1813 में क्या करते हैं, वो चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा और चीज़ को उनकी मोनोपोली तोड़ देते हैं, एकाधिकार तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 33 वाले एक्ट में पूरा ही उनसे छीन लेते हैं, ठीक है। और उनसे बोलते हैं कि अब तुम सिर्फ शासन करोगे बस, ठीक है, तुमने बहुत मज़े ले लिए, ठीक है। तो जो चार्टर एक्ट आता है 1833 का, इसके द्वारा एक कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या करेगी, मात्र भारत का शासन करना रह गया इनका, ठीक है। ये मात्र अब शासन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक चेंज और यहाँ पर याद रखना आप लोग कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ से ये गवर्नर जनरल और वाइसराय जो होते हैं ना, देखिए पहले क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव 1857 की जो क्रांति होगी, असली में तो उससे भी पहले प्लासी का युद्ध से, प्लासी का युद्ध जो है ना, प्लासी के युद्ध से ये लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा 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 करके वहाँ पर धोखा वगैरह शुरू होगा, ठीक है। फिर वहाँ से फिर 64 में जाएंगे, 1764, 1757 में जो प्लासी का युद्ध होगा, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। वहाँ से पूर्ण रूप से अधिकार कर लेंगे, ऐसे करते 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 आगे को जाएंगे। फिर इनके गवर्नर जनरल वगैरह रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट होंगे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वगैरह ऐसे, फिर वेलेजली वगैरह ये सब लोग आने लगेंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस, वेलेजली वगैरह सब लोग आएंगे। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फिर पहले इनका गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, इस प्रकार से ये आते रहते हैं, ठीक है। इनको बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ाऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहिंद नहर कहाँ पर है। ये सतलज में है, ठीक है। सरहिंद नहर कहाँ पर है, सतलज में है। सरहिंद नहर की बात करें, अगर लोकेशन की बात करूँ तो आपको ये सतलज नदी में, देखिए अगर बात करें ना हम, हमारी जो सतलज है ये कैलाश मानसरोवर जी, देखिए जो कैलाश मानसरोवर झील है, यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ को चलेगी, ये सिंधु चलेगी, ठीक है। यहाँ को ऐसे करके ये सतलज आ जाती है, इधर यहाँ को ऐसे जाएगी, इधर को ये ब्रह्मपुत्र चलेगी, ठीक है। तो ये सतलज है, ठीक। और सतलज ये हिमाचल का सिपकिला दर्रा है, यहाँ से ऐसे निकलते हुए पंजाब होते हुए ऐसे इधर को जाती है पाकिस्तान साइड को, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इस सरहिंद नहर की बात करें तो ये पंजाब की प्रमुख नहर है, ठीक है। यहाँ को पंजाब करीब, इस पंजाब की ये प्रमुख नहर है, ठीक है। 1882 में इसको सतलज में निर्मित किया गया था और इस नहर में नदी प्रवाह की सबसे पुरानी मानी जाती है, ठीक है। पंजाब का एक ज़िला है रूपनगर, ठीक है। रूपनगर एक ज़िला है, रूपनगर। इस रूपनगर का,
ठीक है। इस रूपनगर में एक रोपण शहर है, ठीक है, हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसको पढ़ते हैं। रोपण एक शहर है, इस रोपण के समीप ही इसका मुख्यालय है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो आप फिलहाल क्या ध्यान रखना कि ये क्या है, सतलज नदी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, सरहिंद नहर सतलज में, ठीक है, पंजाब में, इतना ध्यान रखना। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लाया गया बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये लाया गया 1996 में लाया गया। ठीक है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर शेड्यूल्ड एरिया जो होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया एक्सपेंशन के लिए जो पंचायती पर के प्रावधान आए, ये 1996 में लागू किए गए। ठीक है, इसका उद्देश्य लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन जो होता है उसको स्थापित करना था और ग्राम सभा की गतिविधियों को केंद्र बनाना था। ठीक है, मतलब कि उनको बढ़ावा देना। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रहना कि पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर जो विस्तार के लिए आया था वो कब आया था, 1996 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। यार मैं थोड़ा सा चीज़ें समझा के बता रहा हूँ तो फिर थोड़ा लंबी होंगी तो घबराना मत। हाँ, चीज़ें एक बार होंगी अच्छे से समझ में आ जाएंगी आप लोगों के। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है, यानी कि जो इसका सोर्स है वहाँ से गर्म जल स्रोत से होता है, ये यमुना होगी हमारी। ठीक है, यमुना में सूर्य कुंड होता है ना, इसके वहाँ पर से निकलती है। ठीक है, यमुना की अगर बात करें तो हम, ठीक है, यमुना नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। ठीक है, इसका बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिम में ना जो यमुनोत्री कांठा से ये निकलती है यमुना। ठीक है, अगर इसकी पूरी अगर लंबाई की बात करें तो हम 1384 मतलब 1384 मतलब 1384 किलोमीटर यात्रा पूरी तय करती है। मतलब मैं पूरा प्रयागराज तक बता रहा हूँ। ठीक है, ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा की दाईं ओर से मिलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी पानी ले जाने वाली नदी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी ले जाती है, जल ले जाती है। ठीक, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हमने देखी हैं। आप रिवर सिस्टम में जाएंगे तो ना वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, गिरी, टोंस, आसन वगैरह हो गए। ठीक है, हम ऊपर रूपन छुपन से देखते हैं तो रूपन छुपन से मिलकर टोंस बनती है। बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें समझा रखी हैं, आप लोग जाना वहाँ, बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड में 136 है इसकी लंबाई और टोटल इसकी 1384 है। ठीक, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब एक कंप्यूटर टाइप क्वेश्चन आ गया, OSS का पूर्ण रूप क्या है बोल रहा है। ठीक है, OSS का पूर्ण रूप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए हो गया OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जानता है, ये विजय जरधारी जी हैं। ठीक है, विजय जरधारी जी, ये क्वेश्चन भी बार बार आते रहता है। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन, ये विजय जरधारी जी हैं। ठीक है, इनकी आंदोलन जो इनका आंदोलन था इसका प्रारंभ में इन्होंने 1991 में किया था। देखिए, इनका उद्देश्य ना सिर्फ केवल बीज बचाना ही नहीं था, इनका बायोडाइवर्सिटी, खेती के लिए मतलब जैव विविधता, खेती और पशुपालन पर आधारित जीवन पद्धति और संस्कृति को सुरक्षित रखना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, उसके साथ साथ ही इन्होंने बीज बचाओ अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, बीज बचेंगे तो तभी सारी चीज़ें बचेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। देखिए, स्त्री पुरुष को पूर्ण समानता की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 14 और 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 की बात करें तो ना आर्टिकल 14 में हमारा क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसमें विधि के समक्ष समानता या समता बोलते हैं। ठीक है, राज्य के सभी व्यक्ति जो होते हैं ना, सभी व्यक्तियों के लिए, उसमें फिर स्त्री भी आ जाएंगे और पुरुष भी आ जाएंगे, एक समान कानून उपलब्ध कराना है। ठीक है, आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूँ मैं। और आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में किसी भी नागरिक के साथ मतलब हुआ कि उसमें स्त्री भी आ जाएगी, पुरुष भी आ जाएगी, साथ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या भेदभाव करना निषेध होगा या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में ये दिया है। ठीक, तो आर्टिकल 14 में क्या होगा, विधि के समक्ष समान था, और आर्टिकल 15 में क्या है, स्पेशली उन लोगों ने जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, भेद के आधार, जन्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा या करना निषेध है करके आता है। अगर देखिए मेंस में क्वेश्चन आ जाता है ना कि निषेध है, नेगेटिव सेंस में कौन कौन से आर्टिकल है उनको बताइए करके। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर्टिकल 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित करके
क्या बनाया गया था, हमारी प्यारी कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद जो रेजिमेंट है उसको परिवर्तित करके कुमाऊं रेजिमेंट बनाया गया। कुमाऊं रेजिमेंट अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना रेजिमेंट जो हैदराबाद रेजिमेंट 1788 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कुमाऊं के रानीखेत में है, ठीक है। कुमाऊं मंडल का जो रानीखेत है, रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की ने 1947 में भारत के साथ, मतलब जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1962 में, इंडो चाइना वार हुआ था, उसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये हैदराबाद जो रेजिमेंट है इसको बाद में कन्वर्ट हो गई, यही क्या बन गई थी, कुमाऊं रेजिमेंट बन गई थी, ठीक है। 4 कुमाऊं 3 कुमाऊं करके ऐसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे साथी होंगे भी फौज में आप लोगों के, ठीक है। तो यही है ये कुमाऊं रेजिमेंट जो जिसकी मूल क्या थी, हैदराबाद रेजिमेंट से परिवर्तित करके बनाई गई है, ठीक है। 1788 में इसको बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट हैदराबाद रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किसके बाद, मतलब हैदराबाद रेजिमेंट से किसको बनाया गया, मतलब हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित करके बनाया गया था, ये कुमाऊं रेजिमेंट हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये पुराना है, उस टाइम एग्जाम उनने पुराना पूछा गया, तो इसका आंसर है RISAT-B, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 80 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का ये है RISAT-2B, ठीक है। ये 22 मई 2019 को छोड़ा गया था, इसको सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, ठीक हो गया। देखिए ये जो RISAT है ना, देखिए SAT-B जैसे इसका SAT-B है तो, या सेकंड B है ना, तो वो तो उसका नाम हुआ, सीक्वेंस हुआ। जो जैसे RISAT है, जो RISAT मतलब RISAT है जो, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो क्या करेगा, सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करके इसको मौसम की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। इससे इतना ध्यान में रखना। RISAT जो होता है वो क्या है, एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, ठीक है। ये सेकंड B सेकंड ऐसे करके इनके नाम फिर आते जाते हैं, ठीक। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, किसकी थी पूछ रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन है इसका, चंदों की थी ये, ठीक है। ये चंदों की थी, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, टोटल ये कर लिया करते थे, ठीक है। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है चंदों वाले में। 36 रकम इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये 68 आएगा। तो ये क्या करते थे, 68 प्रकार के टोटल कर लिया करते थे, ठीक है। 36 कलम और 32 रकम, ठीक। तो ये चंदों के थे, कितने लिखने के लेते थे और राजा के लिए लेते थे। देखिए उस टाइम में क्या होता था कि राजा के लिए वसूलेंगे तो अपने भी लिखत पढ़त के लिए कर को वसूल करते थे, कलम के लिए लिखने के लिए। तो इसलिए इसका नाम क्या है, 36 रकम 32 कलम। 36 रकम मतलब असली में जो रकम है वो कितनी है, 36 है। 32 कलम वो अपने लिए ले रहे हैं, कलम चलाने का ले रहे हैं, मतलब वो अपने ले रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो चंद प्रणाली होगी ठीक। इसका आंसर हो गया हमारा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। 82 में हमारा क्या है, नहर कटरिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। अगर देखिए ये हमारा है डिगबोई के थोड़ा मतलब आसाम समझ लीजिए, ठीक है। डिगबोई से थोड़ा दूर है, ठीक है। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र आसाम राज्य समझ लीजिए। अगर हम इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आसाम हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो आसाम के डिगबोई से लगभग 30-35 किलोमीटर जो भी होगा डिगबोई के पास, ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। किसकी, दिहांग नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दिहांग मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। देखिए जब ब्रह्मपुत्र निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र को ऊपर शाम्पू बोलते हैं, फिर उसके बाद दिहांग आ जाती है अरुणाचल में, फिर ब्रह्मपुत्र नाम उसका असम में लिया जाता है, ठीक है। तो उसी के ये तट पर स्थित है, ठीक है। की खोज की गई थी 1954-55 में, ठीक है, असम आंचल कंपनी द्वारा, ठीक है। असम की जो आंचल कंपनी थी उसके द्वारा इसकी खोज की थी, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट पूछा गया है तो आसाम हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, क्वेश्चन नंबर 83 की बात हो रही है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी भारत ही क्या, ये लगभग हमारा जो साउथ एशिया है उसका ही एकमात्र ज्वालामुखी है, ठीक है, बैरन करके, ठीक है।
ये बैरन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है, ठीक है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना ये बैरन और नारकोंडम पूछ लिया जाता है, ये अंडमान में दो हैं। ये बैरन है, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और डोरमेंट है जो सुसुप्त वो नारकोंडम है, ठीक है। बैरन ऐसे याद रखना कि बैरन द्वीप है, बो भी जाता है बीच में, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी है, बो भी रहा है वो, और नारकोंडम अभी नहीं बो भी रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। बैरन बो भी रहा है, नारकोंडम नहीं बो भी रहा है, ठीक है। लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। 28 मई 2005 के करीब में यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ठीक है। तब से इसमें लगातार लावा निकल ही रहा है, ठीक है। विश्व के अन्य अगर बात करें तो ज्वालामुखियों की हम एटना हो गया, माउंट एटना इटली का हो गया, कोलिमा हो गया मैक्सिको, ठीक है। फिलहाल आप देख इसी को देखिए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, हमारा बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन आइलैंड, ठीक, अंडमान, ठीक है। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल को पूछ रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन थे, ठीक है। 2007 से 2009 तक अगर राज्यपाल की बात करें तो उस टाइम में हमारे थे BL जोशी जी, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर देखिए 2007 से 2009 तक BL जोशी जी हैं। अगर हम बात करें ना इन राज्यपालों की, तो जो सुदर्शन अग्रवाल हैं जो इनसे पहले, वो 2003 से 2007 तक रहे हैं, ठीक है। अब इन सुदर्शन अग्रवाल हैं जो इनसे पहले भी प्रथम हमारे जो राज्यपाल थे वो सुरजीत सिंह बरनाला थे, फिर उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, फिर ये BL जोशी जी रहे, ठीक है, BL जोशी जी, ठीक है। अगर इनके टाइम 2007 से 2009 जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद फिर BL जोशी के बाद हमने देखेंगे फिर मार्गरेट अल्वा आती हैं 2009 से, ठीक है। आगे को हम 2009 वाला देखेंगे, 2009 से 2012 तक मार्गरेट अल्वा जाती हैं, फिर अजीत कुरैशी आते हैं 2012 से लेकर 2015 तक, ठीक है। फिर आगे को ये लोग आते रहते हैं, फिर कृष्णकांत पाल हो गए, बेबी रानी मौर्य होगी, इस प्रकार से ये लोग आते रहते हैं, ठीक है, गवर्नर। फिर और गवर्नर जनरल अगर अभी की बात करें तो सरदार जी हमारे गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 100 तक हो जाएंगे पूरे, ठीक है। आज थोड़ा लगता है वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिटेल में कराने के साथ थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग बोर मत होना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।